A very good morning, dear students. In the previous class of history, we have started with the chapter number 4, that is Rural Life and Society, where we have studied about various agrarian policies started by the Britishers in India. We have studied that Britishers needs revenue, and for that revenue they were totally dependent upon land, and they introduced three types of land revenue settlement in India, that is permanent settlement or zamindari settlement. Then second one was the Rayatwari settlement, and third one was the Mehelwari settlement. In detail about these settlements we have done in the previous class, and we have also studied about impact of these agrarian policies which was started by the Britishers on Indians. As we got to know, these agrarian policies badly affected the Indian population at that time. Moving on further of the section 2 of this chapter, that is growth of commercial crops. We are going to study this chapter in detail. We are going to study this section in detail, that is growth of commercial crops. But before moving on, मैं आपको पहले commercial crops का मतलब बता दूं कि commercial crops होती क्या है. कमर्शियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिन्हें फार्मर्स ना सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए ही फार्मर सिर्फ उनको ग्रो नहीं करते हैं, बट फार्मर्स उनको मार्केट में सेल भी करते हैं, दैट इज़ प्रोडक्शन फॉर द मार्केट. दीज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर नोन एज कमर्शियल क्रॉप्स. As Britishers came to know कि they have to totally depend upon land revenue for their survival in India, so they started the production of commercial crops in India. In the late 18th century, British realized that कि Indian villages or Indian lands could not only grow for their subsistence farming, but they can also grow the crops that Europe required. जो उनकी कंट्री में, उनकी अपनी कंट्री में, they came from Europe, they came from Britain, तो उनकी अपनी कंट्री में जिन क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट थी, ब्रिटिशर्स को लगा कि अब हमें उन क्रॉप्स की जो ज़रूरत है वो इंडिया से पूरी करनी पड़ेगी. इसलिए कॉलोनियल पीरियड में रूरल एरिया में ना सिर्फ वो क्रॉप्स उगाई जाती थी जो कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो, जैसे वीट है, राइस है, ये किसान फार्मर्स पीजेंट्स अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए उगाते थे, बट उसके अलावा ब्रिटिशर्स ने कमर्शियल क्रॉप्स जैसे शुगर केन, कॉटन, जूट, वीट और भी बहुत सारी क्रॉप्स को इंडिया से यूरोप में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया टू गेन मोर एंड मोर profit. So here we are going to study about one of that commercial crop, that is indigo. We are going to study about indigo here. What is indigo? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिगो होती क्या है. इंडिगो एक तरह की डाई होती है जो क्लोथ को कलर करने के लिए यूज़ की जाती है. तो इन द 18th सेंचुरी जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए नहीं थे या बिल्कुल आए ही थे, उस वक्त में बहुत स्मॉल अमाउंट में इंडिगो इंडिया में उगाई जाती थी. इतना ज़्यादा इंडिया में इंडिगो को नहीं उगाया जाता था. इंडिगो के प्लेस पर यहाँ पर जिस क्रॉप को उगाया जाता था दैट इज़ वोड. वोड इज़ अ टाइप ऑफ डाई, लेकिन वोड से जो कलर आता था वो बहुत डल और पेल होता था. ज़्यादा अच्छा कलर वो नहीं होता था और एकदम से वो कलर पेल हो जाता था, उड़ जाता था. लेकिन इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर. इंडिगो एक रिच ब्लू कलर की डाई थी. नाउ हमें पता है कि 18th सेंचुरी के आसपास में ब्रिटेन में इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी. नाउ इस इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ था, इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, ब्रिटेन में कॉटन प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई थी. बहुत ज़्यादा कॉटन वहाँ पर बनने लग गई थी ब्रिटेन में. अब इस कॉटन को डाई करने के लिए इंडिगो की रिक्वायरमेंट थी. अब ब्रिटिशर्स को एक ऐसा सोर्स चाहिए था जहाँ पर उनकी इंडिगो की सप्लाई प्रॉपर हो सके. ब्रिटिशर्स स्टार्टेड इंडिगो प्लांटिंग इन इंडिया. ब्रिटिशर्स ने इंडिया के पीजेंट्स को फोर्स किया कि वो अपनी लैंड पर इंडिगो को प्लांट करें, और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इंडिगो प्लांट करने के लिए दो तरह की पॉलिसीज़ अपनाई. वन इज़ निज एंड अदर इज़ रयती. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट निज.
निज, निज मीन्स, निज का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें, निज का क्या मतलब होता है, अपना। तो यहाँ पर क्या हुआ था, निज में जो प्लांटर्स थे, प्लांटर्स जो ब्रिटिशर्स प्लांटर्स थे जो इंडिगो इंडिया में उगाना चाहते थे, उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया था ज़मींदार्स के साथ। वो अपनी ज़मींदार्स के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट करके लैंड पर लेबर को हायर करते थे और इंडिगो को उगाते थे। एवरीथिंग वाज अंडर देयर कंट्रोल, निज। लेकिन जो दूसरा सिस्टम था, रयती जो सिस्टम था, रयती सिस्टम में उन्होंने विलेज के हेडमैन को, कल मैंने आपको बताया था हु इज़ हेडमैन, हेडमैन वो होता है जो पूरे विलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, महल के लिए। मैं विलेज को ब्रिटिशर्स ने एक महल में कन्वर्ट कर दिया था और पूरे महल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था दैट वाज हेडमैन। जिस दे बिकेम इन द कॉन्ट्रैक्ट विद रैयत, जिसको सत्ता कहते थे वो उस टाइम पे। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि रैयत्स कौन थे, किसान थे, पीजेंट्स को एडवांस में ही लोन दे दिया जाता था। किसके लिए, अपने फील्ड पे, अपने खेत पर इंडिगो प्लांट करने के लिए। और उनको बोला जाता था कि एटलीस्ट अपनी लैंड के 25% एरिया पर वो इंडिगो प्लांट करेंगे। लेकिन अब यहाँ से क्या होता था, ये जो साइकिल है, ये जो आपके रैयत से वो इंडिगो प्लांट करके ब्रिटिशर्स को दे देते थे, इसके बदले में उन्हें फिर से अगली इंडिगो प्लांट करने के लिए लोन मिल जाता था, और इस तरह से ये साइकिल रिपीट होता रहता था। बट दिस सिस्टम वाज वेरी हार्श। क्यों था ये सिस्टम, बिकॉज रैयत को इंडिगो प्लांट करने की बदले में जो प्राइस मिलता था वो बहुत कम मिलता था, और इस वजह से वो इस लोन के सिस्टम से कभी भी बाहर नहीं आ पाए। अब इसके लिए क्या किया इंडियंस ने, इंडिगो रिवोल्ट, ब्लू रिबेलियन, इंडिगो रिवोल्ट को ब्लू रिबेलियन भी कहते हैं। रिवोल्ट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, रिवोल्ट का मतलब होता है क्रांति। रिबेल कर दिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडियंस ने। जितने भी इंडियंस थे, जितने भी प्लांटर्स थे, स्पेशली बिहार के और बंगाल के, जिनको ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया था इंडिगो प्लांट करने के लिए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन प्लांटर्स ने, उन रैयत्स ने रिबेल कर दिया था। पहला तो आपको ये रीज़न पता होना चाहिए कि रिबेल किया क्यों, कॉजेज ऑफ द इंडिगो रिवेल्ट। तो अब मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। सबसे पहला तो, जब ये रिबेल इंडियंस ने किया, ब्रिटिशर्स ने ज़मींदार्स को और इंडियंस को उनकी ज़मीन पर इंडिगो प्लांट करने के लिए फोर्स किया। इंडिगो प्लांट करने का सबसे बड़ा नुकसान पीजेंट्स को क्या था, इंडिगो लैंड की फर्टिलिटी को स्पॉइल कर देती है, कम कर देती है इंडिगो। इसलिए जो प्लांटर्स हैं वो नहीं चाहते थे कि वो अपनी ज़मीन पर इंडिगो को प्लांट करें। दूसरा, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिगो प्लांट करने के बदले में इंडियंस को बहुत कम पैसा देते थे। नाउ व्हाट हैपेंड, ऑल दोज कल्टीवेटर्स वर गैदर्ड टुगेदर। जितने भी ये कल्टीवेटर्स थे बिहार के, बंगाल के, ये एक साथ हो गए और उन्होंने इंडिगो प्लांट करने से मना कर दिया। क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स जो थे, अगर फार्मर्स इंडिगो प्लांट करने से मना करते थे तो फार्मर्स उनकी विमेंस को, उनके चिल्ड्रन को अटैक करते थे, उनकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे। और जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनके ऊपर जुडिशरी का भी कोई कंट्रोल नहीं था। इसलिए इंडिगो प्लांटर्स ने, इंडिगो कल्टीवेटर्स ने उनके अगेंस्ट रिवेल कर दिया। अब ये रिवेल स्टार्ट कहाँ से हुआ था, रिवेल वाज स्टार्टेड फ्रॉम गोविंदपुर विलेज इन नाडिया डिस्ट्रिक्ट, और धीरे धीरे ये पूरे बंगाल में स्प्रेड हो गया था, बंगाल में भी और बिहार में भी। अब ये इंडिगो रिबेलियंस जो क्रांतिकारी थे ये करते क्या थे, इन्होंने अटैक किया इंडिगो फैक्ट्रीज पर, पुलिस पोस्ट पर अटैक किया, इन्होंने स्ट्राइक की, इन्होंने मना कर दिया कि हम इंडिगो प्लांट नहीं करेंगे, रेंट देने से मना कर दिया। इनकी जो विमेन थी उन्होंने भी रिबेल में पार्टिसिपेट किया अपने किचन इम्प्लीमेंट्स के थ्रू। जो भी उनके किचन में इम्प्लीमेंट्स थे उनको साथ में लेकर उन्होंने बोज के साथ, स्वॉर्ड्स के साथ, कल्टीवेटर्स ने ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक किया, और ब्रिटिशर्स के उन हाउस होल्ड सर्वेंट्स का उन्होंने बॉयकॉट कर दिया जो ब्रिटिशर्स की हाउसेस में सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। और सबसे बड़ी बात, जब ये रिबेल किया गया बिहार और बंगाल के पीजेंट्स ने, तो उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली ज़मींदार्स से,
मनी लेंडर्स से, रिच पीजेंट से और कर्मचारीज से जो इंडिगो में लगे हुए थे, इन सब ने इन रिबेलियंस का साथ दिया। अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स को जब ये लगा कि हम इस रिबेल को सरपास नहीं कर सकते, इस रिबेल को नहीं दबा सकते, क्योंकि धीरे धीरे ये रिबेल जैसोर, खुलना, राजशाही, दक्का, मालडा, दिनाजपुर हर जगह फैल गया था। अब इतने बड़े रिवोल्ट को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने 1860 में एक इंडिगो कमीशन को सेटअप किया। इस इंडिगो कमीशन ने डिसीज़न लिया कि इंडियंस को इंडिगो प्लांट करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन जिन इंडियंस के साथ में ऑलरेडी कॉन्टैक्ट हुआ है, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उन्होंने इंडिगो प्लांट करने का, तो वो इंडियंस इंडिगो प्लांट करके देंगे। अदरवाइज़ किसी इंडियन को फोर्स नहीं किया जाएगा इंडिगो प्लांट करने के लिए। दिस वाज इंडिगो रिबेल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वन मोर एक्ट, दैट इज पंजाब लैंड एलाइनेशन एक्ट 1990। व्हाट हैपेंड इन दिस एक्ट? जब ब्रिटिश, पहले तो एलाइनेशन बता देती हूँ मैं आपको। व्हाट इज़ एलाइनेशन? एलाइनेशन होता है किसी की लैंड पर जो इंडियन नहीं है, किसी इंडियन की लैंड पर किसी नॉन इंडियन ने अगर कब्जा कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, दैट इज़ नोन एज एलाइनेशन। नाउ इट वॉज मोस्टली हैपनिंग इन पंजाब। पंजाब में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी और पंजाब के जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स बताया था मैंने आपको, किसान, वो इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। और जब ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि बंगाल और बिहार के पीजेंट्स ऑलरेडी बहुत बड़ा रिबेल कर चुके हैं और वहाँ पर उनको उनकी बात माननी पड़ी थी, इंडिगो कमीशन को सेटअप करना पड़ा था, तो उस चीज़ को रोकने के लिए जब उनको ब्रिटिशर्स को ये लगा कि कहीं पंजाब में भी इंडियंस रिबेल ना कर दें, तो उन्होंने उनके रिबेल करने से पहले ही पंजाब लैंड एलाइनेशन एक्ट पास किया 1900 में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग पंजाब की पॉपुलेशन को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। दैट इज़ एग्रीकल्चर क्लास, एग्रीकल्चरल क्लास मीन्स जो एग्रीकल्चर, जो खेती करते थे। स्टैशरी एग्रीकल्चर क्लास, ये वो क्लास थी जो खेती तो नहीं करती थी लेकिन जिनका एग्रीकल्चर लैंड में किसी न किसी तरह का इंटरेस्ट होता था। और तीसरी वो कैटेगरी आ गई थी जो एग्रीकल्चर से किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं थी। तो देयर वर 3 टाइप्स ऑफ क्लासेस। 1 एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर करते थे। 2 स्टैशरी एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर तो नहीं करते थे बट एनी हाउ एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। एंड 3rd इज़ रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जो किसी भी तरह का कोई भी एग्रीकल्चर नहीं करती थी। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। किस पर? सेल एंड मॉर्टगेज ऑफ लैंड। एक कैटेगरी दूसरी कैटेगरी को नहीं कर सकती। जो फर्स्ट कैटेगरी है, जो एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं लैंड पर, वो अपनी लैंड किसी को नहीं बेच सकते। ये फर्स्ट कैटेगरी थी। 2nd और 3rd कैटेगरी अपनी लैंड बेच सकती थी लेकिन फर्स्ट कैटेगरी अपनी लैंड किसी को सेल नहीं कर सकती थी। दिस वाज द पंजाब लैंड एलाइनेशन एक्ट 1900 which we have studied in this chapter. There are some of the new words also which I am going to send you from the assignment, and I am going to send you the exercise also. Be careful, do the exercise carefully, do the exercise yourself and then match the answers from the assignment. Thank you.